मोहम्मद रफ़ी साहब को इस समय हम एक बहुत ही सुंदर भेंट प्रस्तुत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम सब लोग एक नए संगीतमय अंदाज में उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं द ग्रेट सिविल सर्वेंट, टेडेक्स स्पीकर, सिंगर, मल्टी टैलेंटेड, द वन एंड ओनली निरुपमा कोटरू मैम। जोरदार तालियों से यदि हम मैम का एक बार फिर आज के इस मौके पर स्वागत करते हैं। निरुपमा मैम, वार्म वेलकम। वी आर डिलाइटेड टू हैव अमंगस्ट अस। आज हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने जो इस समय कमिश्नर हैं संस्कृत शिक्षा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, और आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूं। प्रियंका जोधावत जी, नमस्कार, स्वागत। आपसे कुछ ही देर में मनु ऋषि चड्ढा जी भी हमारे बीच आज के इस सत्र में उपस्थित होंगे। और साथ आप सब लोग हैं हमारे साथ आज इस समय एट द 14th जश्न-ए-अदब साहित्य उत्सव। शुरुआत करते हुए ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब। और जब भी हम रफ़ी साहब की बात करते हैं तो भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा में आपका एक बहुत ही नायाब योगदान रहा है। मैं निरुपमा मैम के पास जाना चाहती हूँ। निरुपमा मैम, आपने NSD से लेकर व अन्य फिल्म को बहुत गहराई से समझा है, प्रशासनिक से लेकर कला तक आपने समझा है। जब हम आज़ादी के पश्चात भारतीय सिनेमा को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका इतिहास काफ़ी गहरा है। यहाँ पे आदर्शवाद के बाद रोमांटिक दौर और उसके साथ नए और खोज और नए आयाम। हाउ डू यू सी दिस जर्नी ऑफ इंडियन सिनेमा विद रिस्पेक्ट टू नेशन बिल्डिंग एट लार्ज? एंड तालियों के साथ शुरुआत करते हुए ये संवाद निरुपमा कोटरू मैम, सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। निरुपमा मैम प्लीज। तो आमना, जो आपने कहा बहुत अहम बात है कि नेशन बिल्डिंग में किस तरह हम देखते हैं सिनेमा को। तो अगर हम लोग सोचे उस दौर के बारे में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस था, जब हम नई हमने एक कदम रखा दुनिया में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि तरक्की में इंडस्ट्रियलाइजेशन या साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, मगर काफ़ी लोग ये नहीं समझते कि आर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। आर्ट के बिना सिविलाइजेशन नहीं हो सकता, और आर्ट का ही ये पार्ट है म्यूज़िक, डांस, कल्चर जिसको हम समझते हैं, थिएटर। उसमें फ़िल्में इसलिए ज़रूरी हैं। फ़िल्म को कुछ लोग नीची नज़र से देखते हैं, कहते हैं कि भाई ये पॉपुलर है, मास मीडियम है, मगर ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर किसी की वो रीच नहीं होती, या तो उनके पास वो मीन्स नहीं होते कि वो किताबें पढ़ सकें और लिटरेचर पढ़ सकें, अच्छा लिटरेचर पढ़ सकें, या क्लासिकल संगीत की समझ नहीं होती, कुछ लोगों को क्लासिकल डांस की समझ नहीं होती। तो उस वक्त ये रीच जो था, मास मीडियम फिल्म ही एक था, और वो भी आपको पता है उसके फिल्म के भी 100 साल। 1913 में पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी दादा साहब फाल्के की, राजा हरिश्चंद्र। तो फिल्म ने भी 100 साल किए थे पूरे। तो मैं ये समझती हूँ कि फ़िल्मों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये इसलिए प्ले किया है कि उस वक्त ज़रूरत थी देश को ये समझने के लिए कि हमें आगे बढ़ना है। जैसे वो कुछ गीत आपने सुने होंगे, चित्रहार में आते थे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। तो इस तरह के गीत बड़े ज़रूरी भी थे, और इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स और ख़ास करके कुछ लेखक और शायर जो मतलब लिटरेचर बैकग्राउंड से फिल्मों में आए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें मैं साहिर लुधियानवी जी को बहुत ऊंचे दर्जे पे देखती हूँ। और उन्हीं के तरह, जैसे कल हम लोगों ने गोपाल दास नीरज जी की बात की थी, उनके सेशन की, तो नीरज जी पहले ही बहुत बड़े नाम थे, मजरू साहब, ये सब लोग, कैफ़ी आज़मी जी, जानिसार अख्तर। तो ऐसे लेखक और राइटर्स, शायर, ये सब आए फिल्म इंडस्ट्री में, लिखा उन्होंने। आपको तो पता है सादत मंटो जी भी शुरू में जुड़े फिल्मों से, फिर बाद में चले गए पाकिस्तान। और उसी तरह म्यूज़िक डायरेक्टर्स में जो 50s में, शुरू में तो खैर KL सहगल और पंकज मलिक जी थे जिन्होंने शुरुआत भी की फिल्मों में संगीत की, और जो नौशाद साहब जैसे डायरेक्टर्स थे, रोशन, और बाद में SD बर्मन जी, सलील चौधरी,
बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स अच्छे अच्छे, तो इन्होंने मिल के उस तरह की आइडियलिस्टिक फिल्म्स बहुत बनती थी 50s में। आपको याद है राज कपूर, बिमल रॉय की फिल्में चलती थी उस वक्त। बहुत ही अच्छी संगीत के माध्यम से बहुत कुछ कहा जाता था। जैसे शैलेंद्र जी ने लिखा था 2 बीघा ज़मीन में, मौसम बीता जाए, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। निरुपमा मैम, अलाउ मी टू कम हियर। हाँ, हमारे बीच नमस्कार। मनु ऋषि चड्ढा जी भी उपस्थित कैसे? हैं, जोरदार आइए। तालियों के साथ। How are you? मनु जी, स्वागत आपका। बहुत ही विशेष सत्र है ये। ना फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब, और आपसे भी हम खूब सारी बातें कर रहे हैं। मनु कुछ कहना एक चाहते सेकंड, हाँ एक सेकंड। ज़रूर। इसीलिए हम लोग जो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जितने मतलब उस हद तक पहुंच नहीं सकते। देखिए मैं लेट आया हूं, तो इसलिए लतीफ़ी के लिए माफ़ी सबसे पहले। निरुपमा मैम प्लीज। हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि नेशन बिल्डिंग में आर्ट का क्या रोल है, क्योंकि हम रफ़ी जी को जब याद कर रहे हैं तो ये भी याद करना ज़रूरी है कि उस वक्त आइडलिज़म का जो दौर था जिसमें राज कपूर, बिमल रॉय जी वगैरह की फिल्में थी, तो हमें बड़ी ज़रूरत थी ऐसे राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स का जो ऐसी बातें कहते थे। जैसे मैं 2 बीघा ज़मीन का गाना इनको याद दिला रही थी, मौसम बीता जाए, जो इतना प्यारा गाना है, वो पलायन के ऊपर है। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए, मौसम बीता जाए। तो और साहिर साहब ने इतने बढ़िया गाने लिखे और क्रिटिकल गाने लिखे। आपको याद है प्यासा में उन्होंने कितने ज़बरदस्त मतलब कठोर बातें भी कहीं कि जब गुरुदत्त जी उसमें खुद पोएट बने थे, वो एक तरह से साहिर की ही बात कह रहे थे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये सब बहुत ज़रूरी भी था, ये सोचना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारे देश की क्या रूपरेखा होनी चाहिए हमारे देश की आगे जाके। उस वक्त मैं समझती हूँ रफ़ी जी जैसे जो आर्टिस्ट थे बहुत ही रेयर इसलिए भी थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा। रफ़ी साहब, लता जी, इन सबको हम ग्रेट क्यों कहते हैं? ग्रेट ऐसे ही नहीं हम कहते हैं अगर किसी को हम ग्रेट आर्टिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि वो एक श्रद्धा से काम करते थे। वो दिखता था उनकी आवाज़ में, कहते हैं ना सरस्वती माँ। लता जी ने खुद कहा है कि रफ़ी भाई जो हैं उनकी गले में भी सरस्वती माँ थी, और वो पता चलता है। वो आगे हम बात करेंगे जब उनकी कि उनकी किस तरह की रेंज थी, क्यों दीवाने हैं सब आज भी रफ़ी साहब के। बहुत जल्द चले गए हमारे बीच से, 55 की उम्र में ही गुजर गए थे 1980 में। बहुत बड़ी हानि हुई फिल्म इंडस्ट्री को। तो मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी सुन लिया जाए, उसके बाद वापस आएंगे। अंदाज में आपने आज इस सत्र में शुरुआत करी है कि सिनेमा ने निस्संदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वो जो आदर्शवादी सोच थी, चाहे साहिर साहब के कलाम में वो बात हो या रफ़ी साहब की जो व्यक्तित्व था, जो उनकी आवाज़ थी, जो वैरायटी थी, उसमें निस्संदेह उसने देश को एक राह दिखाई कि आगे सदा बढ़ते रहना है, प्रेम की भावना को हर रूप में खोजना है। प्रियंका जी, मनु जी, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम रफ़ी साहब की बात करें, चाहे वो ओ हसीना हो या आज मौसम बड़ा बेईमान है या क्या हुआ तेरा वादा, हर गाने में, हर अंदाज में रफ़ी साहब बेमिसाल हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में आते हुए, व्हाट वाज सो यूनिक अबाउट हिम एज पर यू? See, unique about him as a singer, मैं बता सकता हूँ उनके बारे में। और वो एक कमाल की चीज़ ये थी, एज एन एक्टर जब मैं प्रोसेस में आया कि एक्टिंग है क्या चीज़, तो उसमें हम कैरेक्टराइजेशन को बहुत महत्व देते हैं, मायने देते हैं। तो मैं अक्सर जब भी गाने सुनता हूँ, मतलब अगर मुझे कोई दिन ढल जाए, उसमें एक लोनलीनेस में भी जो वॉइस के अंदर एक ग्रेन कह लें या एक पैटर्न कह लें, वो जो हम तक पहुंचता था, वही तैयब वाली जान है दुश्मन उसमें भी पहुंचता था। तो ये जो उनकी उनकी रेंज थी कि हम आंख बंद करके महसूस कर सकते थे कि हमारे चहेते स्टार ये आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो इस कदर उनके, मुझे हमेशा लगता था कि वो वो एक्टर की तरह काम करते थे अपनी आवाज़ पर, कि किसको अगर उनमें एक लचक है देवानंद को देनी है तो एक झटका वो शम्मी कपूर को देते थे, क्योंकि पंजाब में जन्म हुआ उनका और फिर लाहौर में बड़े हुए वो, और लाहौर में ही उनका एक बड़ा खूबसूरत किस्सा, अक्सर वो मौका जिसको बोलते हैं ना कि कभी कभी मिलता है आपको और आप किसी की नज़र में रह जाते हैं। तो एक 13-14 साल की उम्र में वो स्टेज पर
पहुँचे कैसे, मतलब जो भी उनकी जर्नी रही एज अ सिंगर। उनके बड़े भाई के दोस्त जो थे उन्होंने कहा कि भाई खाली है स्टेज, के एल सहगल साहब आ गए हैं लेकिन लाइट नहीं है, और लाइट नहीं आ रही है तो उनको हम बुला नहीं सकते हैं क्योंकि ही इज़ अ स्टार। तो तब तक पब्लिक को आप थोड़ा कुछ अपना सुनाइए और खुश करिए। अब 13-14 साल की उम्र जो है एकदम जोशीला बच्चा ही है कोई, अगर हम आज की उम्र के हिसाब से देखें। और उन्होंने गाना शुरू किया, उन्होंने मज़ा बांध दिया। अब वहाँ मतलब एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो क्योंकि मेरे चाचा का नाम श्याम सुंदर चड्डा था, तो मैं उनको हमेशा, और वो गुनगुनाते थे तो मैं उनको मतलब सब लोग बोलते थे कि तू म्यूज़िक ही कर लेता श्याम सुंदर की तरह। तो वो श्याम सुंदर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने सिर्फ नोटिस किया, और जब वो लाहौर के बाद, पार्टीशन के बाद, जब वो बॉम्बे में कहीं कमर्शियल फिल्मों में काम ढूंढने आए एज अ सिंगर, तो उन्होंने वही डायरेक्टर जो थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने याद किया। तो वो 13 साल के बच्चे का एक जो अपना पर्सोना रहा होगा, वो कितना गहरा और मैच्योर्ड और द काइंड ऑफ टैलेंट उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा जो वहाँ तक पहुँचा। तो वही था, मुझे तो एक एक्टर दिखता था उनमें हमेशा, उनकी पर्सनालिटी में, जिसको वो शायद बहुत मज़े ले लेकर सिंगिंग में इस्तेमाल करते थे और बहुत मज़े से इस्तेमाल करते थे। बहुत खूब मनु साहब, आपने कि किस तरह एक गायक के रूप में उन्होंने सदा एक एक्टर को भी बहुत ही तराशा है। प्रियंका जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग हियर? या नमस्कार आप सभी को। एक रोशनी है एहसासों की, एक रोशनी है एहसासों की जो राह में चलती है संग मेरे। एक नूर है ये इबादत का जो वजूद को थामे है मेरे। ये मेरा लिखा हुआ है, और ये मैंने रफ़ी साहब के लिए लिखा क्योंकि मेरी जो पुस्तक है कुछ दिल लिखा, वो कहीं ना कहीं पे रफ़ी साहब के उनके व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है उसी को ही समर्पित है। कहते हैं, मैं यहाँ पे अपना ही कहना चाहूँगी कि जन्म के समय से माता पिता जो गुट्टी देते हैं ना, मेरे माता पिता ने रफ़ी साहब की आवाज़ दे दी थी। मेरे पास में नहीं है, पर वो कहते हैं ना, शायद मैं पैदा हुई होंगी उस टाइम से कोई गाना कानों में था, तो कहते हैं ना, सुन सुन के आज यहाँ तक पहुँचे। हर क्षण, हर कहते हैं ना, लाइफ के हर पाथ में कहीं पे भी उतार चढ़ाव, खुशी, जो भी कुछ होता है लाइफ के हर स्टेज पे रफ़ी साहब की आवाज़ है जो कहते हैं ना कि एक रोशनी देती है और हमारी रूह में बसी हुई है। आत्मिक स्वर कह लो या उसको रूहानी स्वर बोल लो, तो ये चीज़ कहूँगी। और एक और चीज़ है कि 31 जुलाई, जैसे 24/12 को रफ़ी साहब 24 को उनका बर्थ हुआ था, और 31 जो 1924 को, और हाँ 24 दिसंबर को, जो कि पिछले साल 100 साल के हुए, उसी के साथ में जब उन्होंने महाप्रयाण किया था वो 31 जुलाई थी। और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए खास है क्योंकि मेरी जो मदर है उनका 31 जुलाई को बर्थडे आता है। तो दुनिया में तो शोक मनाते, रफ़ी साहब चले गए, हमारे घर के लिए वॉज लाइक, क्योंकि आपने विविध भारती और जो भी रेडियो, आकाशवाणी, हम सब उस वाले दौर के लोग हैं जो सुनते थे, विविध भारती सुन रहे हैं सब चीज़ें, तो वहाँ पे रफ़ी साहब सुबह से रात तक वही सुनते रहते थे। तो कहीं ना कहीं पे जो कहते हैं, आप में, हमारे संस्कारों में अगर अच्छाई है, सच्चाई है, या कला के प्रति, जैसे निरुपमा जी ने बोला कि सबके अंदर कलात्मकता है और होनी चाहिए, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, मैं कहूँगी, हिंदी सिनेमा की बात करें, रफ़ी साहब से बढ़ के कोई नाम नहीं है। तो यही चीज़ जी। बहुत खूब निरुपमा मैम, अलाउ मी टू कम टू यू। इंडीड जब हम रफ़ी साहब की बात कर रहे हैं, एक अद्भुत आवाज़ जिसने कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करा है। रफ़ी साहब he presented to us range of melodies, range of styles effortlessly. Ma'am, Nirupama ma'am, according to you, what was so unique about that creative process? 1 घंटा नहीं, 3 घंटे बात की जा सकती है। ये तो रेंज का क्या, कहाँ से शुरू करें आप बताइए। कि नौशाद साहब आप सब जानते हैं, सबसे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। उनकी एक सेटिंग थी, एक तरह से बेटा समझते थे और बहुत मानते थे रफ़ी साहब को, और उन्होंने उनको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन गाने दिए, एक से एक। लेकिन मैं एक बार पहले सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को थोड़ा सा याद करते हुए कहना चाहती हूँ। तो नौशाद साहब के गानों पे वापस आएंगे, और अगर आप लोग साथ दें तो कुछ गीत भी गाएंगे, क्योंकि रफ़ी साहब का नाम लें और उनके गाने नहीं गाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए।
तो जैसे कोहिनूर फिल्म और बैजू बावरा, अब तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्बम्स जो हम मानते हैं नौशाद साहब और इनके रफ़ी साहब के। फिर बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ले लें तो ओपी नैयर साहब से उनकी बड़ी जमती थी, और ओपी नैयर साहब कहते भी थे कि मैं जो रफ़ी को गवाता हूँ, मैं नहीं रफ़ी नहीं होता तो ओपी नैयर नहीं होता, वो खुद कहते थे। क्योंकि कश्मीर की कली का जो एल्बम है उसका एक एक गाना, मैं अभी रेडियो सुन रही थी तो कोई कहाँ से शुरू करो अब कहाँ ख़त्म करो, आप एक एक गाना आप ले लो उसका। एक तो सबसे पॉपुलर है तारीफ़ करूं क्या उसकी, वो तो है ही। फिर दीवाना हुआ बादल है, फिर ये दुनिया उसी की ज़माना उसी का, इतने प्यारे प्यारे गीत हैं उसमें, इतने प्यारे गीत हैं। फिर हाँ वो तो जयदेव और साहिर साहब का हम दोनों, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता गया, बहुत खूब। जयदेव साहब अलग। फिर एस.डी. बर्मन जी देखिए, हर एक आर्टिस्ट को अलग अलग उसके हिसाब से गीत देते थे। सलील चौधरी जी, एस.डी. बर्मन पे भी वापस आएंगे। गाइड तो यू नो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्बम्स इन हिंदी सिनेमा है। शैलेंद्र जी और बर्मंदा का क्या काम है उस पर, आपने शुरुआत ही उसी से की ना, दिन ढल जाए हाय रात ना आए, और फिर क्या से क्या हो गया, और फिर द एंथम, लव एंथम ऑफ हिंदी सिनेमा इज़ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। और काला बाज़ार के गाने जो वन ऑफ द बेस्ट, जो यू नो म्यूज़िक, ये जो फिल्म क्लासेस होते हैं ना, इसमें सॉन्ग्स की जब कभी सॉन्ग के ऊपर, सॉन्ग पिक्चराइजेशन के ऊपर जो क्लासेस होते हैं, उसमें एक गीत जो बार बार लिया जाता है वो है खोया खोया चांद। आप लोगों ने कभी अगर इस गाने को ठीक से एनालाइज किया हो, उसमें पीक है, मतलब एस.डी. बर्मन जी, मोहम्मद रफ़ी साहब और राइटर शैलेंद्र जी तो थे ही, ऐसा कमाल का गीत है वो। और देव साहब, क्योंकि देव साहब के लिए रफ़ी साहब ने बहुत सारे प्यारे गीत गाए, तो देव साहब, दिलीप साहब, इनके तो बहुत ही ख़ास ख़ास सॉन्ग्स। और हर म्यूज़िक डायरेक्टर, शंकर जयकिशन जी के साथ काम किया उन्होंने बहुत। मदन मोहन जी के साथ जो उनका था वो एकदम अलग काम था, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ स्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो मदन मोहन जी के साथ मैं भी सोच रही थी आते आते, तो चिराग फिल्म में बहुत खूबसूरत गाना है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वो सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, ऐसी डेप्थ वाले गाने, सिंपल बट ब्यूटीफुल। फिर 1970 में दो फिल्में साथ साथ आई थी। दस्तक आई थी राजेंद्र सिंह बेदी जी की, उसमें भी रफ़ी साहब का एक इतना हल्का गाना है, उसकी मैं दो लाइनें बाद में सुनाती हूँ। और उसी साल ही रांझा आई, बड़ी यूनिक फिल्म चेतन आनंद जी की, पूरी फिल्म वर्स में कैफ़ी आज़मी जी ने लिखी। उसमें आप सोचिए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, और एक एकदम अलग गीत है, मेरी दुनिया में तुम आई, एकदम हल्का, मतलब वो सच में इतने हल्के गीत हैं ये कि उसमें म्यूज़िक, और म्यूज़िक डायरेक्टर भी बढ़िया जो होता है ना, वो सिंगर के हिसाब से एकदम सॉफ्ट रखता है, तो आप रफ़ी साहब को ही सुने। तो दस्तक फिल्म का एक लाइन सुनाती हूँ मैं, वो जो है ना, क्या थोड़ी सी तालियां हो सकती नहीं हैं नहीं निरुपमा पहले मैम? गा तो ले, ताली क्यों शुरुआत मारे। में ही ये इसके लफ्ज़ इतने प्यारे हैं। तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की हल्की, रात तो ये छाँव तुम्हारे आँचल की, तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की 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 हल्की। तो इसमें आप सोचिए, मतलब रफ़ी साहब ने कितने अलग टाइप का गीत गाया है, और वहाँ एकदम अलग फिर कव्वाली स्टाइल में जो हमारी ये सूफ़ी गाना है, ये दुनिया ये महफिल, एकदम वो तो रफ़ी साहब जब खुल के गाते हैं तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो एस.डी. बर्मन जी के लिए, जैसा मैंने कहा, गाइड के क्या क्या गीत हैं, मतलब एक से एक बढ़िया, क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में, या तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। फिर एक्टर के हिसाब से हर एक्टर यूनिक, मतलब आप अगर आंखें बंद करेंगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये शम्मी कपूर का गाना है। आप आंखें बंद करके सोचिए, तारीफ़ करूं क्या उसकी, किसका हो सकता है। अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी हो ना, आप कभी ये नहीं गलती करेंगे कि कहीं धर्मेंद्र का गाना तो नहीं, धर्मेंद्र के लिए वो गाएंगे आज मौसम बड़ा बेईमान है, और एकदम अलग है वो। अगेन यू शट योर आइज, यू विल इमेजिन।
शशि कपूर का गाना आप सोचें, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, वो आप कभी नहीं सोचेंगे कि ये देवानंद का गाना है। इतना अलग गीत गाया है उन्होंने। तो उसमें ये भी बात एक थी आमना, जैसे मनोज जी भी कह रहे थे, उस वक्त ना लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ता था। और ये लोग खुद आते थे, शमी जी जैसे उनके बारे में खास कहा जाता था, ही यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट लाइक हिज ब्रदर राज कपूर साहब। शमी जी आते थे और ख़ुद भी मतलब एक तरह का आप इंटरफेरेंस नहीं कह के उसको कह सकते हैं, वो भी फिल्म के लिए बहुत आगे ना अपनी, हाँ, ही वांटेड टू गिव ऑल हिज एक्सप्रेशन। तो वो देखना चाहते थे म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, गाना किस तरह का लिख रहे हैं। तो इतना वो उससे फ़र्क कितना पड़ता है। तीसरी मंजिल के जो गीत है ना, एक मजरू साहब ने लिखे इतने प्यारे भी हैं, ओ हसीना जुल्फ़ों वाली। और फिर जो सैड सॉन्ग है, उस वक्त आप लोग शायद जानते हैं शम्मी कपूर जी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, गीता वाली जी डाइड और वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो नासिर हुसैन साहब उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, मेरे ख्याल से 2-3 महीने वो किसी से बात नहीं करते थे, कुछ नहीं। ये सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हो गई थी, तुमने मुझे देखा। तो व्हेन ही केम बैक, नासिर साहब शॉट दैट सॉन्ग। और जब वो देखेंगे, आप अगली बार ये सोच के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा वो रफ़ी साहब की आवाज़ और शम्मी कपूर जी के चेहरे के भाव कितने इन सिंक हैं। वो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। वो गहराई जो होती है ना, क्योंकि वो आर्टिस्ट को पता है वो किसके लिए गा रहा है और भाव कैसा है इस वक्त देना, सैड है, हैप्पी है। और हैप्पी में जवाब ही नहीं। आप शम्मी कपूर के लिए ही वो तीसरी मंजिल में एक गाना है, वो देखिए साहिबों वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। इतना मजाकिया और प्यारा हल्का फुल्का सा गाना है। तो उस तरह की रेंज, मतलब ये सच में भगवान की देन है एक। और एक मेहनत भी है, मेहनत को हम नहीं टाल सकते। ये इतना मतलब आसान नहीं, हलवा नहीं होता है कि चाहे वो किशोर कुमार हो या लता जी हो, रफ़ी साहब हों, मेहनत होती है कि आप जा के आप रियाज़ करें। रफ़ी साहब के बाद के बारे में एक चीज़ ये भी मैंने सुनी है, भिंडी बाज़ार में रहते थे बहुत छोटे से घर में। तो कहते थे कि एक बार वो ना मरीन ड्राइव पे चले जाते थे रियाज़ करने सुबह सुबह। तो वहाँ पे घंटों रियाज़ करते थे। तो एक बार सुरैया जी वहाँ रहती थी, उन्होंने देख लिया, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं। बोले मैं बहुत छोटे घर में रहता हूँ और सुबह अगर मैं रियाज़ करना शुरू करूँ, वहाँ कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। और इतने छोटे से घर में वो वैसे ही सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो सुरैया जी ने कहा आप ऐसा ना करें, मेरे घर आ जाया करें। तो उन्होंने काफ़ी साल फिर उनके घर में जाके रियाज़ किया। और ये बात उनकी बहुत लोग मानते हैं कि कितने मेहनती थे, कभी रियाज़ नहीं छोड़ते थे। और अनफॉर्चुनेटली 70s में शायद शुरुआत में उनकी थोड़ी तबीयत और आवाज़ ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा ब्रेक भी मिला। उस वक्त नौशाद साहब बड़े नाराज़ होकर एक बार उन्होंने टिप्पणी की थी कि 70s इज़ ओनली अबाउट आरडी एंड किशोर, और कुछ नहीं था, क्योंकि रफ़ी साहब के थोड़ा कम हो गए थे गीत। फिर वापस आए वो मिड 70s में, बट अनफॉर्चुनेटली 1980 के बाद वी वर डिप्राइव्ड ऑफ हिज सॉन्ग्स। तो बट मेहनत और वो मशक्क़त जो है वो दिखती है, वो आवाज़ में, रियाज़ में। और क्लासिकल अलग, गज़ल अलग। क्लासिकल पे मैं बाद में आना चाहती थी, मैं राजेश तेलंग भाई का इंतज़ार कर रही थी, उनका अगला सेशन है, मैं उनके आने पे आपको एक बात बताऊंगी क्लासिकल के बारे में। बट ये रेंज वो दर्शाती है कि उनकी मेहनत, उनका रियाज़ और ऑफ कोर्स भगवान की देन है। हर कोई ऐसा नहीं गा सकता, हर कोई रफ़ी नहीं हो सकता। बहुत खूब। जी हाँ, गानों के रस में अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल ऑफ कोर्स, उसके बाद हम जरा गानों के साथ माहौल को थोड़ा संगीत में बनाएंगे। मनु जी एज अ इंडस्ट्री पर्सन, निरुपम मैम एज अ क्रिटिक, प्रियंका जी अगेन एज अ फिल्म कनॉसियर, वो जो निरुपम मैम ने पूरा दायरा हमें बताया कि जब रफ़ी साहब कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, या शुरुआत हो रही है शैलेंद्र साहब के गानों से, फिर आगे आगे रोमांटिसिज्म का दौर है, आरडी साहब का फिर दौर आता है। उस समय फिल्म मेकिंग एक बिजनेस प्रोपोजिशन नहीं था। मनु जी, यू हैव बीन देयर इन द इंडस्ट्री। सैडली अब जो है, इट इज़ अ फैक्ट कि आज जो फिल्म है वो एक मुनाफा कहाँ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत फोकस है। इन द प्रेजेंट टाइम, जब आज एक ये भी आलोचना है क्योंकि अब फिल्म मेकिंग इज़ मोर अबाउट अ बिजनेस प्रोपोजिशन, यही जो संगीत था, जो अद्भुत नायाब नगमे हैं, अब वो कहीं शोर की ओर आगे बढ़ गए हैं। हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट? मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अलग किस्म की इज्जत देता हूँ।
बिजनेस में प्रॉफिट एक ईमान होता है, आपको कमाना चाहिए, क्योंकि कमा के आप बहुत जिम्मेदारी से उस बिज़नेस को जो लोगों के काम आता है उसको सही सलीके से चलाते हैं। तो मैं शायद ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि बिज़नेस तब भी होता था, लेकिन हमको क्या बेचना है, क्या हमको कला को पहुंचाना है और जो माध्यम चुनना है, जो तरीका चुनना है, उसमें बेचना और ख़रीदना लगाएं। पर आर्ट के प्रति जो जिम्मेदारी थी या समाज के प्रति जिम्मेदारी थी, कहानियों में, लिरिक्स में, फिर अगर उसको हम संगीत के ज़रिए, गानों के ज़रिए हम सुना रहे हैं तो उसमें, तो वो एक अच्छी चीज़ थी जो अब शोर में बदल गई है। क्योंकि अब शब्दों का मायने नहीं है, अल्फाज का मायने नहीं है, पोइट्री का मायने नहीं है, बीट्स का मायने आ गया। तो जो बहुत, मैं सिर्फ म्यूज़िक के मामले में बोलूँगा कि म्यूज़िक थोड़ा सा बदतमीज़ तो हुआ है, और वो क्योंकि पैसे भी ज़्यादा कमा रहा है, इसलिए इस दौर को हम ये बोलें कि अब हम बिज़नेस करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे। नहीं, बिज़नेस का कोई मामला नहीं है, बस पहले हलाल की कमाई थी, अब हराम की कमाई होती जा रही है। तो उसमें म्यूज़िक बहुत बुरी तरह चोट खा रहा है। कभी भी छिल देते हैं उसको, कहीं से भी लहू निकल आता है, फिर जो उस पर दवा लगा रहे हैं उसका भी कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि सिंगर जितने भी हैं उनको कुछ रियाज से लेना देना नहीं है। म्यूज़िक जो दिल तक पहुंचाना है वहाँ से लेना देना नहीं है, वो दिमाग तक पहुंचाते हैं और जिसमें बाकी हिस्सों तक पहुंचा देते हैं। सिर्फ दिल तक वो पहुंचा नहीं सकते, वो जिसके सारे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। आप वो थिरकते हुए शरीर के कौन से हिस्से थिरक रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि म्यूज़िक है क्या। पहले आँखों में अदा होती थी किसी फीमेल एक्टर की, और किसी मेल एक्टर के पास भी चेहरे पर एक भाव होता था जो थिरकता हुआ नज़र आता था, अब वो जिस तरीके से, मैं शम्मी कपूर की बॉडी लैंग्वेज की बात बता रहा हूँ कि उनके पास ऐसे सारे म्यूज़िक होते थे, सॉन्ग्स होते थे जिसमें पूरा जिस्म थिरकता है। पर वो हमेशा, मैं इस वर्ड को यूज़ करूँगा क्योंकि हिंदी डिक्शनरी में ये वर्ड है, जिसे हम पिछवाड़ा कहते हैं या चूतड़ कहते हैं। ये हिंदी में वर्ड है, मतलब बाकायदा, इसका कोई इसमें तो वो उस पर इतना कंट्रोल करते थे कि उसका इस्तेमाल नहीं करते थे वो। उनकी बॉडी एक स्टिफनेस में होती थी, वो ऊपर तक लेकर आते थे, लेकिन जिसके जो भी बेहुदा लगे वो नहीं करते थे। हालांकि म्यूज़िक में होता था कि वो चाहे तो कर सकते थे। सो वो सब चीज़ें अभी म्यूज़िक और एक्टिंग और सिनेमा, स्टोरी टेलिंग जिसमें भी है, वो सब में करप्शन तो आ रहा है। क्विक मनी वाला जो चक्कर है वो आ रहा है, तो वो खाने में भी आ गया है। और सबसे कमाल की चीज़ ये है कि ये लोग ससुरे कमा भी बहुत रहे हैं, ये कमा भी बहुत रहे हैं। मतलब आज के दौर में अगर मोहम्मद रफ़ी होते तो खाली बैठे होते, मैं कसम से कह रहा हूँ, ये भी बात है। बाकी वही है कि व्यापार, और क्योंकि कम समय है, जितना छीनना है वो छीन लो। पहले होता था कि कितना इकट्ठा करना है आपको, अब क्या है कि छीन लो जितना छीनना है, वो तो उसमें बहुत फ़र्क है थोड़ा सा। और बहुत बातें हो सकती हैं इसके बारे में, पर हम आगे बढ़ते रहते हैं। रियलिस्टिक से निरुपमा मैम, योर रिफ्लेक्शन। मैंने जो अभी किताब हाल ही में लिखी है स्विंगिंग 70s, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री ऑफ सिनेमा को हमने एनालाइज करने की कोशिश की है। तो जैसा मनु जी कह रहे हैं ना, जो 50s की तो खैर गोल्डन हम एरा कहते हैं फिल्म म्यूज़िक का, क्योंकि आइडलिज्म भी था, बहुत ऊंचे ऊंचे कलाकार थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जो लिटरेचर से जुड़े हुए थे। और उसके बाद 60s रोमांटिक दौर आया। 70s में क्या हुआ कि सडनली काफ़ी सारा चेंजेस आने लगे, क्योंकि वो दौर पूरा ऐसा था, बहुत सारा हलचल हुई थी हमारे पॉलिटिकल स्फेयर में भी। और ये मैंने एक आर्टिकल एक्चुअली R.D. बर्मन जी के लिए लिखा था, क्योंकि आप जानते हैं S.D. बर्मन, R.D. बर्मन दोनों बहुत ही खुददार किस्म के थे, उन्होंने काम मांगने जाते नहीं थे कभी। सो R.D. बर्मन जी का जो सडनली 80s में हश्र हुआ कि फिल्म डायरेक्टर्स ने उनको छूना बंद कर दिया कि ये तो फ्लॉप डायरेक्टर है। सोचिए R.D. बर्मन जैसा इतना पहुंचा हुआ अच्छा जो म्यूज़िक डायरेक्टर था, क्यों? क्योंकि वो चालूपना चाहिए सडनली लोगों को। उसके 2-3 कारण हैं, मतलब ये मैं जो कह रही हूँ कुछ लोगों को ख़राब लगेगा। एक सबसे बड़े कारण अमिताभ बच्चन जी हैं और उसमें सलीम जावेद जी उनके साथ हैं, क्योंकि जब एंग्री यंग मैन बन के वो छा गए हमारे दिलो दिमाग पे, तो म्यूज़िक सडनली टुक अ बैक सीट।
क्योंकि उनके फिल्मों में वो स्कोप नहीं था, वो डेप्थ की म्यूज़िक की। गाने अच्छे बने, ऐसी बात नहीं है, कल्याण जी आनंद जी, इंदिवर साहब के आप चाहे खाए के पान बनारस वाला वगैरह कर लें, डॉन का, मगर ये है कि थोड़ा पीछे बैक सीट लेनी पड़ी म्यूज़िक को, उससे काफ़ी नुकसान हुआ इंडस्ट्री का। तो कमर्शियल मैं बुरा नहीं मानती, कमर्शियल देखिए लोगों का पेट भी पालना है ना, ये भी इंडस्ट्री है, आपको सबको पेमेंट भी करनी है, मेहनत करते हैं लोग, मुफ्त में तो कोई काम नहीं कर सकता, फिल्म बनाते हैं जब। तो इसके लिए विजय आनंद जी और गुरुदत्त साहब दोनों कहते थे कि हम इसे बेवकूफ़ी मानते हैं, सोचना कि फिल्म है तो पैसा मत कमाओ। अरे हमारी तो रोज़ी रोटी है ना भाई, तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, मगर वही इन्होंने बड़ा अच्छा सिमिली दी। फास्ट फूड और स्लो डाइनिंग का आप समझ लीजिए फ़र्क था कि 80s में सडनली ना फास्ट फूड चल गया, और अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन ही है, स्टोरी चाहे वाहियात ही क्यों ना हो, और काफ़ी वाहियात फिल्में बाद में बनी हैं, मैं तो ये खुल के कहूँगी 80s के दौर में। मतलब और उस वक्त पैरेलल सिनेमा इसीलिए आया एज एन ऑल्टरनेटिव। हम लोग श्याम बेनेगल जी, गोविंद निहलनी जी को क्यों इतना मानते हैं, क्योंकि वो रियलिस्टिक फिल्में दिखाने लगे। लकीली फिर उसमें ये FTII NSD के सारे एक्टर्स आ गए, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, जिनको ऑर्डिनरली कमर्शियल सिनेमा में खूबसूरत नहीं माना जाता था तो रोल नहीं देता कोई, तो ये लोग आ गए। उस वक्त वनराज भाटिया जी जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने वहाँ काम किया। यहाँ पे क्या हुआ, साउथ के रीमेक्स बनना शुरू हो गए, जितेंद्र श्रीदेवी जैसे। उस वक्त RD बर्मन जी को लिटरली इंडस्ट्री ने किक आउट कर दिया था, और बपी लाहिरी जी और उनके बाद बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर आ गए, और डिस्को बीट्स और ये सब आ गया। तो फिर 90s के बाद मैं सोचती हूँ लेट 90s 2000s में फॉर्चुनेटली जब थोड़े से अच्छे डायरेक्टर्स वापस आने लगे, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी, जिनमें AR रहमान है, और हमारे ये शंकर महादेवन, शंकर एहसान लॉय हैं, विशाल शेखर हैं, और विशाल भारद्वाज खुद, जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और राइटर ये भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं। और फिर अनुराग कश्यप के साथ बहुत सारे लोग आए। तो 2000 में थोड़ा बहुत मुझे लगता है अराउंड 2000 अगेन मेलोडी आ गई थी वापस। इरशाद कामिल भाई जैसे अच्छे अच्छे राइटर्स भी आ गए, बाद में अमित त्रिवेदी, अमिताभ भट्टाचार्य आए हैं, स्वानंद किरकिरे आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग तो हैं, मगर फिर वही हो रहा है जो 80s में वीडियो का जो दौर चला था कि फटाफट फिल्म बनाओ, पैसा कमाओ बस, और वीडियो पे चला दो। अब OTT भी आ गया है, तो एक ट्रेंड होता है, पर मैं इसको एक साइकिल की तरह समझती हूँ। होपफुली कभी ना कभी ऑडियंस फिर रिजेक्ट करना शुरू करेगी कि ये ट्रैश हटाओ, हमें अच्छा म्यूज़िक दो। जब AR रहमान है तो हमें उसका अच्छा वाला क्लासी वाला म्यूज़िक चाहिए, हमें इरशाद कामिल, AR रहमान जैसा म्यूज़िक चाहिए, चाहे वो रॉक स्टार हो, हाईवे हो। अभी भी हैं ना वो लोग, शंकर एहसान लॉय जैसा, बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, इतनी समझ है उनको मेलोडी की, इवन विशाल शेखर। तो कहीं ना कहीं ये टाइम टू टाइम मेरे ख्याल से एक ट्रेंड होता है, एक साइकिल होता है, और कभी ना कभी पीपल विल गेट फेड अप। मैं तो मतलब आशा रखती हूँ कि लोग कभी ना कभी लात मारेंगे ख़राब संगीत को, कि हमें नहीं चाहिए। That's an important word from Nirupama ma'am. Priyanka ji, yeah, your remarks. Quick one. यस, आप दोनों ने की बातों से इत्तेफाक रखते हुए मैं अब आज की बात पे आती हूँ। हमें आशा रखनी चाहिए, क्योंकि रफ़ी साहब की जो सरलता, सकारात्मकता आप में, हम में कहीं पे हम दोनों फिल्म का जो गाना है जो सब जानते हैं, आशा जी, और वो जो गाना है अभी बच्चों का जो स्कूल कॉलेज में जो उनकी विदाई होती है उसमें वो गाना आ रहा है ना। तो हाँ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो वहीं पे आ रहे हैं। देखिए साइकिल है, सर्कल है, कहीं ना कहीं पे हम दोबारा से आएंगे। और बात करते हैं कि वो दौर था, वो दौर वैसा का वैसा था, लेकिन मैं आशान्वित हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि रफ़ी साहब की बात करती हूँ। रफ़ी साहब के बाद में एक उनके बहुत बड़े मुरीद हुए हैं, जो आपने साउथ की बात की थी, बहुत कुछ साउथ में अच्छा है, वो हुए थे SP बालासुब्रमण्यम। SP बालासुब्रमण्यम उनको गुरु मानते हैं। अच्छा, उनकी और मेरी स्थिति एक सी थी कि हम लोगों का रफ़ी साहब से मिलना नहीं हुआ, तो वो मेरी जब उनसे बात हुई तो हम उस चीज़ को मानते कि इस बात में अपन सब। लेकिन देखिए,
वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, एसपी बालासुब्रमण्यम जी, कि रफ़ी साहब के इस गाने को मुझे ये गाना दिया है, अब मुझे इसे कैसे गाना है। रफ़ी साहब होते तो क्या गाते, तो स्टार्ट करते वो कहते रफ़ी साहब इधर गाते, इधर गाते, इधर गाते, वहाँ पे गाते। तो ये कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट है। तो कहते हैं ना कि संगीत की जो खूबसूरती है या आवाज़ की जो खूबसूरती है, वो सब कहीं ना कहीं पे है। और सेकंड चीज़, रफ़ी विला होके आई थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग रफ़ी विला गए होंगे, आप गए हैं। तो हम वो एक मतलब कहीं ना कहीं पे हम लोगों को इन सब चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए। मतलब कि वही चीज़ है, वहाँ पे वो सब चीज़ें दिख रही है, रफ़ी साहब इस तरह से दिखते हैं। तो मेरा मानना है कि हम कहीं ना कहीं पे, आप हम सब लोग बहुत सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। मार्केटिंग तब भी होती थी, अभी भी होती है। और आपने बहुत अच्छी, ऋषि जी ने बहुत अच्छी बात की कि सभी करेंगे। और दूसरी बात है, आज का ये माहौल है, हम साहित्य उत्सव में बैठे हुए हैं, रफ़ी साहब की बात कर रहे हैं, कल नीरज जी की बात कर रहे थे, शैलेंद्र जी की कल बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आशा है, विश्वास है। बहुत खूब। और इसी आशा और विश्वास के साथ जब आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, मनु जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। रफ़ी साहब का फेवरेट नगमा जो अरे, हम आपके साथ गाने वाले हैं, आपका रफ़ी साहब मुझे मुझे सारे गाने मुझे बिल्कुल स्पिरिचुअली उनके याद हैं, पर मैं गा इसलिए नहीं पाऊँगा, और मेरा गला भी ठीक है, पर मैं गा इसलिए नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं गा सकता ही नहीं। और ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि कहीं पर भी अगर रफ़ी साहब इधर उधर कहीं हवा के झोंके के साथ होंगे तो उन्हें मैं तकलीफ ही नहीं देना चाहता, और मैं सच में नहीं देना चाहता। और मुझे कभी मैं सच में नहीं गा सकता हूँ, लेकिन हाँ कि कोई सामने बैठा है ये तो तो मैं आंखों बोल देखी देता हूँ वाली बात हो गई। कि धुआं उड़ाता चला गया कोई सुना दो, या मैं बोल सकता हूँ तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है सुना दो। तो मैं लालच में बहुत बोल देता हूँ। ना उनमें यही था कि उनके गाए हुए भजन भी अगर हम सुन लेते हैं ना, तो भी कहीं और ही आप निकल जाते हैं। कोई गाना, मेरे फादर साहब एक दिन एक हमारे यहाँ अखबार अभी भी आती है शाम को, सांधे टाइम्स जिसको बोलते हैं, और वो दुकानदारों का एक टाइम होता है जब 4 से 5:30 बजे तक काम नहीं होता है, या तो शाम को आता है या उससे पहले आता है। तो अखबार ठीक 4 बजे पहुंच जाती थी वो। तो एक दिन मेरे फादर साहब बैठे हुए थे, अब तो नहीं है, तो वो बैठे हुए और अचानक वो गुनगुनाने लगे कोई गाना, और फिर हंसने लगे। तो मैंने कहा क्या हुआ पापा? तो कहते हैं यार एक छोटा सा किस्सा छपा है मोहम्मद रफ़ी का कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ के मेरी जान जा रही है। तो ये गाना था, तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उनको थोड़ा शायद मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोई अच्छी कोई सुंदर लड़की आप थोड़ी देर तो रूठ के हमसे अगर चली जाएं, क्रॉस कर जाएं, तो मैं एक बीट पकड़ लूँगा। तो पापा ने उस किस्से को बड़े मज़े ले लेके मुझे सुनाया। कहते यार ये होते थे पहले के लोग, वो जो कनेक्शन होता था एक आम आदमी का उनके जाने के बाद, एक छोटे से किस्से से भी आपका वो बिलीव होता था कि शायद ये सच ही होगा कि रफ़ी साहब ने किया हो ये ऐसा। पर मुझे इतना मालूम है कि जितने लोग गाना गाते हैं, और जो गाते हैं जो सलीके से गाते हैं, उनको ख़राब गाने वाले अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं नहीं गा पाऊँगा। नहीं, मनु साहब ने बिल्कुल सही कहा। उनकी जो नायाब आवाज़ थी और जो स्टाइल था वो हर दिल के बहुत करीब था। निरुपमा मैम, आपको तो इस समय यू आर ब्यूटीफुल सिंगर एंड यस मैम सिंग्स ओकेजनली फॉर हर फ्रेंड्स, लेकिन मैम मैं आज जब हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं आपसे, नहीं मैं बिल्कुल मूड में नहीं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पर ये मेरे तक सीमित है। ये आप लोग अगर नहीं भी गाते हैं और गाना चाहते हैं, वहाँ भी उनके रूह को शांति मिलेगी। प्लीज़ आप गाइए, गुनगुनाइए मोहम्मद रफ़ी साहब। आप भी गा सकते हैं साथ में, कोई भी गा सकता है। मतलब एक भी अगर कुछ गा ही दिया जाए उनके लिए, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। मैं डायलॉग की तरह ज़रूर पूरा गाना सुना सकता हूँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। सेलिब्रेशन ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब, हमारे बीच इमरान साहब हैं। बहुत शुक्रिया। रफ़ी साहब को तो गा ही नहीं सकते, हम गुनगुना रहे हैं, कोशिश करते हैं। खोल आँखें अपने ताबे नाज से, जाग मेरे प्यार की
जिंदगी बेताब है तेरे लिए, आ गले लग जा उसी अंदाज से। तो रफ़ी साहब तो बहुत बड़े शख्सियत थे। मैं उनका ये छोटा सा एक स्टैंजा गाया है। उसके अलावा मैं एक गीत आपको है। दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफ़र में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नज़र में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफ़र में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नज़र में। बच उसी ने है लूटा मज़ा ज़िंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। बहुत खूब, जोरदार तालियां। इमरान साहब बहुत खूब। इमरान साहब जरा, प्लीज आप भी गुनगुनाइए ना। मैं तो सबका साथ दे रही हूँ इसमें। इमरान साहब थोड़ा सा माहौल को ज़रा आपने थोड़ा सा बहुत शायराना कर दिया। रफ़ी साहब का कुछ ज़रा अच्छा सा हैपनिंग वाला गाना, क्योंकि देखिए आज हम मैच को छोड़कर रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, और ऐसा गाना जिसमें हम सब आपका साथ निभाने वाले हैं। वो सुना दीजिए। हाँ। शकील साहब भी हैं, और शकील साहब कल हमारे साथ खास। हाँ, शकील साहब आप आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। आप तशरीफ़ लाएँ। आपको बहुत ज़्यादा गाने इनको शकील साहब को याद हैं। मैं कुछ चाहूँगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाना फजूल था। तालियों के साथ। बर्बादियों का जश्न मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। थैंक यू। बहुत आनंद। जी निरुपमा मैम, एक खूबसूरत गाना रफ़ी साहब का आपकी सुरीली आवाज़ में। जो मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट्स है, रफ़ी साहब तो यूनिवर्स है, सब कुछ है, वो मैं गाऊंगी। पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, आउटलुक ने एक सर्वे किया था मेरे ख्याल से 2010 में, जिसमें सारे तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट को पूछा गया था फिल्म इंडस्ट्री में कि आपके हिसाब से बेस्ट सॉन्ग क्या है अभी तक हिंदी सिनेमा। उसमें नंबर 1, 10-20 में से तो 4-5 तो थे ही रफ़ी साहब के। नंबर 1 था मन रे तू काहे न धीर धरे, वो रोशन साहब और इनका साहिर साहब का गाना, चित्रलेखा फिल्म का। लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं, वन ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स इज़ SD बर्मन, बर्मनदा। उनकी और मजरू साहब की जो जोड़ी है वो कमाल की है। तो 3 देवियाँ फिल्म में एक गज़ल है उनकी, वो मैं थोड़ा गाना चाहूँगी। कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने, कई ख्वाब दे
यहाँ मेरी बेखुदी ने कहीं बेख्याल होकर मेरे दिल में कौन है तू कि हुआ जहाँ अंधेरा, मेरे दिल में कौन है तू कि हुआ जहाँ अंधेरा, वही 100 दिए जला दिए तेरे रुख की चांदनी ने, कई ख्वाब देख डाले, यहाँ मेरी बेखुदी ने कहीं बेख्याल होकर, अरे मुझ पे नाज वालों ये नियाज़मंदियाँ क्यों, अरे मुझ पे नाज वालों ये नियाज़मंदियाँ क्यों, है यही करम तुम्हारा तो मुझे न दोगे जीने, कई ख्वाब देख डाले, यहाँ मेरी बेखुदी ने कहीं बेख्याल होकर। शुक्रिया। जोरदार ताली, बहुत खूब। प्रियंका जी। मैं यहाँ पे मनु जी की बात से दोबारा से सहमत हूँ। मुझे मेरे बाद में एक पर्सन वो लगे जो कह रहे हैं कि आप कोई सा गाना गाओगे, गाए बिना हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, आप कोई सा गाना लेकिन सेट में गा सकती हूँ, वो उसने मना कर दिया है, बट चलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं ये मानती हूँ कि एक ऐसा गाना है, बहुत सारे गाने मजरू साहब की बात कर रहे हैं और SG साहब का गाना गाया, मैं उनके बेटे पंचम का गाना, मेरे ख्याल से अगर रुमानियत की बात करो, अगर वो पर्दे पे दिखता है, जो दिख रहा है और आँखों में जो घुल रहा है ना, मतलब प्यार, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। ओके, आप अपने कान बंद कर सकते हो। ओके। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो कि तुम्हारा इंतज़ार हूँ मैं, तुम क्या जानो कि भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन। तो मेरे ख्याल से रफ़ी साहब के बिना कहीं पे नहीं जा सकते। बहुत खूब जी। नहीं, बहुत ही खूब। जी हाँ, जब हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, हिज वॉइस, हिज सॉन्ग्स डेफिनेटली mesmerize म्यूजिक लवर्स अक्रॉस जनरेशंस, अक्रॉस टाइम। एंड यस, सत्र में आखिरी 5 मिनट बचे हैं। यदि ऑडियंस में से कोई साथी यहाँ पर हम सब के बीच आकर, हाँ, निरुपमा मैम कुछ कहना चाहती हैं उससे पहले? यस, राजेश तेलंग जी नज़र नहीं आ रहे, शायद उनका सेशन है। उनके बारे में मैं ये बताना चाहती थी, शायद आप लोगों ने बंदिश बैंडिट्स कुछ लोगों ने देखा होगा, उसमें पंडित जसराज जी की काफ़ी बातें हुई हैं। तो पंडित जसराज जी ने ये एक बात बहुत ख़ास कही थी रफ़ी साहब के लिए, क्योंकि रफ़ी साहब क्लासिकल ट्रेनिंग उनकी अच्छी थी, पकड़ बहुत ज़बरदस्त थी। जसराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राग मालकौंस हम में से इतने लोग गाए हैं, पर जब रफ़ी ने इसे बैजू बावरा में एक भजन गाया,
वो हर किसी तक पहुंच गई, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने सुना राग मालकौंस। वो गज़ब की जो गायकी थी वो सिर्फ रफ़ी कर सकता था। मतलब ये बहुत बड़ी बात है एक क्लासिकल सिंगर का कहना कि हम लोग जो गाते हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती। वो रफ़ी साहब ने जो भजन गाया, अगर हम उससे एंड करना चाहें, मैं थोड़ा वो, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा, और ये देखिए हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है कि ये गीत जो है रचा है नौशाद साहब ने, लिरिक्स लिखे हैं शकील बदायूनी जी ने, और गा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, और ये हरी भजन है और इतना खूबसूरत भजन है। तो ये हमें हमेशा अपनी सभ्यता को बचा के रखना है, हमें उनको याद करते हुए ये थोड़ा सा मैं सुनाना चाहती हूँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज हो, बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन का बाज, तड़पत हरि दर्शन को आज। रफ़ी साहब को बहुत बहुत नमन मेरा, ये सब की हमारी तरफ से प्यार भरी भेंट थी। शुक्रिया। बहुत खूब। यदि ऑडियंस की ओर से कुछ मिनट है हमारे पास, ऑडियंस की ओर से यदि कोई सवाल या कुछ प्रस्तुति या कुछ बात हो, वी हैव ओपन द फ्लोर। यदि आप हमारे पैनलिस्ट से कुछ सवाल पूछना चाहते हो, यस जी प्लीज़ जना सर। यदि आप अपना नाम संक्षिप्त और किसके लिए सवाल है जी। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं रफ़ी साहब का मुरीद सारी दुनिया है, और जी, और मैं एक अदना सा सिंगर भी हूँ और रफ़ी साहब को अपने अंदाज में निभाता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे भी आवाज़ दी है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। वो आजकल लोग जो मिमिक्री करते हैं, उनकी आवाज़ की कॉपी करते हैं, वो हो नहीं सकते, वो तो नेचुरल थे। मेरा सवाल ये है कि रफ़ी साहब के बारे में मैंने सुना है, मैं संगीतकार रवि के साथ भी रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि वो अगर बात भी करें किसी बड़े हॉल में किसी किनारे से, तो दूसरों को कान में आवाज़ नहीं जाती, और उसी अंदाज में वो गाते भी थे, माइक वाला ही अपना पकड़ के काम करता था। तो क्या ये सही है? मेरे ख्याल से जिसकी बुलंद आवाज़ होती है ना, उसके माइक की ज़रूरत नहीं होती। और आपने सुना ही था सहगल साहब की प्रोग्राम में जब लाइट चली गई थी और माइक साउंड सिस्टम फेल कर गया था, तब रफ़ी साहब जी को बोला गया था यहाँ के गाइए। तो ये मेरे ख्याल से सही आपने सुना है, क्योंकि जो असली सिंगर क्लासिकल होता है ना, वो डायफ्राम से गाता है, गले से नहीं। वो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कि अगर किसी बड़े हॉल में उनको आप गाते हुए भी कोने में सुन लें, तो वो आवाज़ दूसरे कोने में सुनाई नहीं देगी। सुनाई नहीं देगी जी, ये रवि साहब ने कहा, डायरेक्टर रवि साहब, 14वीं का चांद हो तुम, जिन्होंने बनाया। ये तो मैं समझती नहीं हूँ, आज तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत ही चेंज हो गई है। इमोशनल चीज़ है। हाँ,
इसको हम लोग जवाब कैसे देंगे कि क्या है, क्योंकि हमने तो ये नहीं देखा। देखिए ये टेक्निकल बात है। टेक्निकल है, बात सही था, बात। हम इसकी तारीफ कर सकते हैं आपकी बात से कि हमें अभी पता चला है। जी। तो ये बहुत ही कमाल की एक चीज थी कि कोई गा रहा है या कोई बात कर रहा है तो उस कोने तक जा नहीं जाए। तालियां इस बार। अगर ये बात मोहम्मद रफी साहब के लिए थी तो नहीं, क्योंकि उनका मिजाज भी ऐसा था कि बहुत हल्की और बहुत ही सॉफ्टली बात करते थे, बहुत प्यारी तरह से, नहीं नहीं वो पता है। सॉफ्ट स्पोकन बहुत ज़्यादा अच्छा था। अग्रवाल साहब, आपके पहले सवाल का तो मनु जी ने बहुत स्पष्ट अंदाज में किया। दूसरा ये, आपने कहा आप रफ़ी साहब को जीते भी हैं और गाते भी हैं, तो आपको पहले गाना भी है जब ये रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। ये कुछ ही मिनट बचे हैं। आपकी एक्टिंग का भी मुरीद हूँ सर। हाँ, कई सीरियल देखे, कई नाटक देखे। मनोज वाजपेयी वगैरह सब हमारे कलीग हैं, हम लोग तब रह गए हैं। जश्न अदब साहित्य उत्सव में ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब। एक बार फिर हम सब की ओर से हम महान गायक अद्वितीय स्वर साधक श्री मोहम्मद रफ़ी साहब को सादर नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि। एक गाना है जहां आरा फिल्म, शायद मदन मोहन की का संगीत है और राग केदार पे है। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख़याल आए हुए, किसी की याद में दुनिया को है बुलाए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख़याल आए हुए, हजार पर्दे हों पहरे हों या हो दीवारें, हजार पर्दे हों पहरे हों या हो दीवारें, रहेंगे वो मेरी नजरों में तो समाए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख़याल आए हुए, किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है, किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है, ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। बहुत आखिरी मतला है ये। बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, हंसी लबों पे है और दिल पे चोट खाए हुए, ज़माना गुज़रा है अपना ख़याल आए हुए, किसी की याद में दुनिया को
जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बहुत धन्यवाद, खूब, बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। और समय को देखते हुए ये खूबसूरत संगीतमय सत्र ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब हियर एट द 14th साहित्य उत्सव जश्न अदब, वो हम सत्र की समाप्ति की ओर। वंस अगेन प्रियंका जी, निरुपमा जी, मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड मेनी थैंक्स साहब एंड जयप्रकाश जी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने सत्र में या रफ़ी साहब को याद करा। लेट्स हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ। रंजीत साहब से भी मैं गुजारिश करूंगी प्लीज ज्वाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। वंस अगेन महान गायक अद्वितीय स्वर साधक मोहम्मद रफ़ी साहब को सादर नमन, हम सबका भावभीनी श्रद्धांजलि।